दोस्तों आप सभी को राधे राधे। तो आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। यद्यपि विकास के क्षेत्रों का कुछ आयाम परस्पर व्यापन होता है, तथापि निम्नलिखित में से विकास का कौन सा क्षेत्र विशिष्ट रूप से स्वयं एवं दूसरों के बारे में भावनाओं की प्रगति अनुक्रम का अध्ययन करता है। ऑप्शन है पहला नैतिक विकास, दूसरा ऑप्शन है भाषा विकास, तीसरा ऑप्शन है शारीरिक विकास और चौथा ऑप्शन है संवेगात्मक विकास। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों यहाँ पर बात हो रही है फीलिंग्स की, जैसा कि इंग्लिश में दिया हुआ है फीलिंग्स अबाउट सेल्फ एंड अदर्स, जो कि रिलेटेड है इमोशनल डेवलपमेंट से। यही इसका राइट आंसर है। यही इसका राइट आंसर है, यानी कि संवेगात्मक विकास इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। विकास का कौन सा सिद्धांत यह निर्दिष्ट करता है कि समग्र निर्माण हेतु कुछ विशिष्ट प्रतिक्रियाएं विकास की बाद की प्रक्रिया से समन्वित होती हैं। ऑप्शन है पहला निरंतरता का सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन है एकीकरण का सिद्धांत और तीसरा ऑप्शन है शीर्षगामी सिद्धांत और चौथा ऑप्शन है अधोगामी सिद्धांत। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जैसा कि इंग्लिश में दिया हुआ है सम स्पेसिफिक रेस्पॉन्स गेट कंबाइंड इन द लेटर प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट टू फॉर्म ए होल, जो कि रिलेटेड है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन से। यही इसका राइट आंसर है, यानी एकीकरण का सिद्धांत। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्न में से कौन सा घटक सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। ऑप्शन है पहला स्कूली माहौल, दूसरा ऑप्शन है तंत्र का संबंधी विकार, तीसरा ऑप्शन है जैविक प्रवृत्तियाँ और चौथा ऑप्शन है आनुवंशिक बनावट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में बताया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ सोशियो कल्चरल फैक्टर्स हैविंग एन इन्फ्लुएंस ऑन डेवलपमेंट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जब भी इंग्लिश में दिया हो सोशियो कल्चर फैक्टर्स, तो आपका यह रिलेटेड होता है स्कूल क्लाइमेट से। किससे रिलेटेड होता है? स्कूल क्लाइमेट से रिलेटेड होता है। तो इसका राइट आंसर है स्कूली क्लाइमेट। तो स्कूली क्लाइमेट यानी स्कूली माहौल सामाजिक सांस्कृतिक घटकों की श्रेणी में आता है जो विकास को प्रभावित करता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार एक अध्यापिका 7 से 11 वर्ष की अवस्था वाले विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से कार्य करने के लिए ऐसा कार्य देती है जिसमें डॉट डॉट की आवश्यकता है। ऑप्शन है पहला परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता, दूसरा ऑप्शन है प्रतिवर्ती चिंतन, तीसरा ऑप्शन है निष्क्रिय अनुसरण और चौथा ऑप्शन है वस्तु स्थायित्व। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला परिकल्पनात्मक निगमनात्मक तार्किकता। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। ऑप्शन है पहला संवेदीगामक अवस्था, दूसरा ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, चौथा ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में दिया हुआ है अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट एट विच स्टेज डू मोस्ट चिल्ड्रन बिकम कैपेबल ऑफ सॉल्विंग एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम्स इन लॉजिकल फैशन। तो यहाँ पर पूछा गया है सॉल्व एब्स्ट्रैक्ट प्रॉब्लम इन लॉजिकल फैशन। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों किस अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूर्त समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। दोस्तों इसका राइट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका राइट आंसर है फॉर्मल ऑपरेशनल। इसका राइट आंसर है यानी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। यह इसका सही उत्तर है।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में अधिकांश बच्चे अमूल समस्याओं को तार्किक ढंग से हल करने में सक्षम हो जाते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। नूरी, इस तर्क हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की किस अवस्था में है? ऑप्शन है पहला पूर्व अभिसामयिक, दूसरा ऑप्शन है अभिसामयिक, तीसरा ऑप्शन है अभिसामयिक पश्चात और चौथा ऑप्शन है औपचारिक अभिसामयिक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है कन्वेंशनल। कन्वेंशनल इसका राइट आंसर है, यानी अभिसामयिक। तो दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था आपसे कि नूरी इस तर्क यानी हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व हैं, उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। लॉरेंस कॉलबर्ग के अनुसार नूरी इस समय नैतिक तार्किकता की अवसामयिक अवस्था में है। किसमें है? अवसामयिक अवस्था में है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अध्यापिका विद्यार्थियों को ऐसा प्रदत्त कार्य देती है जिसमें परिवार के सदस्यों के साथ चर्चा करना महत्वपूर्ण रूप से शामिल है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार उस समय अध्यापिका का मत है कि बच्चों को संज्ञानात्मक विकास में डॉट डॉट की महत्वपूर्ण भूमिका है। ऑप्शन है पहला अनुकरण, दूसरा ऑप्शन है जैविकीय परिपक्वता, तीसरा ऑप्शन है पदानुक्रम और चौथा ऑप्शन है सामाजिक अंतःक्रियाएं। बताइए इसका राइट आंसर क्या है। दोस्तों इसका राइट आंसर है सामाजिक अंतःक्रियाएं। इसका सही उत्तर है बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक अंतःक्रियाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। अगला प्रश्न देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? ऑप्शन है पहला किसी भी परिस्थिति में विद्यार्थियों को संकेत या इशारे देने से बचना चाहिए, दूसरा ऑप्शन है किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों को मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए, तीसरा ऑप्शन है विद्यार्थियों के बीच चर्चा और वैचारिक बहस को बढ़ावा देना चाहिए और चौथा ऑप्शन है अधिगम को विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक परिवेश में अलग देखना चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को निम्न में से क्या करना चाहिए? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। लेव वाइगोत्स्की के विचारों से सहमति रखने वाली अध्यापिका को किसी समस्या पर काम करते हुए अपने विचारों के मौखिकीकरण करने पर विद्यार्थियों को हतोत्साहित करना चाहिए। क्या करना चाहिए? हतोत्साहित करना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं डॉट डॉट के द्वारा समामेलित होती हैं। ऑप्शन है पहला मनोवैज्ञानिक उपकरण, दूसरा ऑप्शन है पुरस्कार एवं दंड, तीसरा ऑप्शन है अनुकूलन और चौथा ऑप्शन है कंठस्थीकरण। इंग्लिश में दिया हुआ है लेव वाइगोत्स्की बिलीव्ड द हायर ऑर्डर मेंटल प्रोसेसेस आर मीडिएटेड बाई। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है मनोवैज्ञानिक उपकरण। लेव वाइगोत्स्की का मत है कि उच्चतर क्रम की मानसिक प्रक्रियाएं मनोवैज्ञानिक उपकरण के द्वारा समामेलित होती हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हावर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं
मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उनमें किस प्रकार की बुद्धि का उच्च स्तर होता है? ऑप्शन है पहला, अंतर्वैयक्तिक, स्थानिक, संगीतात्मक, अंतरावैयक्तिक। और इंग्लिश में दिया हुआ है दोस्तों, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कुल मिलाकर कि जो विद्यार्थी दूसरों की भावनाओं, यानी दूसरों की भावनाओं, मनोदशाओं और इरादों को अच्छी तरह समझ पाते हैं, उसे क्या कहते हैं? इस प्रकार की बुद्धि को क्या कहते हैं? इंटरपर्सनल, स्पेशियल, म्यूजिकल या इंट्रापर्सनल? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या है। जो दूसरों की फीलिंग्स, मूड्स एंड इंटेंशन को समझ पाएँ, उसे क्या कहेंगे? दोस्तों इसका राइट आंसर है इंटरपर्सनल। दोस्तों आप इंटरपर्सनल को ऐसे समझ सकते हो, जैसे कि बात करते हैं इंटर स्टेट, यानी दूसरे राज्य की, तो यहाँ पर हो गया दूसरों की बात, यानी इसमें दूसरा ऑप्शन आ गया, तो इंटर स्टेट से समझ सकते हो कि दूसरे, इंटरपर्सनल हो गया दूसरों की बातों को समझना, और इंट्रापर्सनल होता है यानी खुद, यानी इंटर स्टेट यानी खुद का राज्य, यानी खुद के राज्य में जिसमें आप रहते हो, तो उसे कहेंगे इंटर स्टेट। ऐसे ही कहेंगे इंट्रापर्सनल यानी खुद, अंतरा व्यक्ति जिसे कहते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर यही आपसे पूछा गया था कि जो विद्यार्थी दूसरों की भावना, मनोदशा और इरादों को अच्छी तरह से समझ पाते हैं, उन्हें कहते हैं इंटरपर्सनल यानी अंतर व्यक्तिक कहते हैं, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। लेव वाइगोत्स्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन है पहला, भाषा की विचारों के स्वयं नियमन से कोई भूमिका नहीं है। दूसरा ऑप्शन है, बच्चों की स्वयं निर्देशित बातें उनकी आत्म केंद्रितता को दर्शाती हैं। और तीसरा ऑप्शन है, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। और चौथा ऑप्शन है, विचारों का मौखिकीकरण बच्चों की समस्या समाधान कौशलों में बाधक बनता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच के संबंध को सही रूप से दर्शाता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा इसका राइट आंसर है, बच्चों की निजी वाक उनकी मौखिक सोच के आंतरिक स्तर को दर्शाती है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। बॉयज आर ऑलवेज गुड इन साइंस एंड गर्ल्स आर ऑलवेज गुड इन म्यूजिक, दिस स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट्स, यह स्टेटमेंट क्या दर्शाता है? ऑप्शन है पहला, जेंडर इक्विटी, जेंडर समता। और दूसरा ऑप्शन है जेंडर पारिटी, जेंडर अनुरूपता। तीसरा ऑप्शन है जेंडर अस्मिता, जिसे कहते हैं जेंडर आइडेंटिटी। और चौथा ऑप्शन है जेंडर रूढ़िवादिता, जेंडर स्टेरियोटाइप। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि लड़के हमेशा विज्ञान में अच्छे होते हैं और लड़कियाँ गायन में, यह कथन क्या दर्शाता है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है जेंडर रूढ़िवादिता। यह जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, यानी जेंडर स्टेरियोटाइप, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता क्या दर्शाती है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसका पहला ही ऑप्शन सही है। एक कक्षा में विद्यार्थियों के सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों के परिप्रेक्ष्य में विविधता को विद्यार्थियों को उनके संदर्भों के आधार पर समूहों में बांटकर बहिर्वेशन करने के लिए इस्तेमाल करना चाहिए, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को जिनमें डॉट डॉट शामिल है प्रस्तुत करना चाहिए। ऑप्शन है पहला, खुले अंत वाले प्रश्न अपसारी चिंतन। दूसरा ऑप्शन है बंद अंत वाले प्रश्न अवसारी चिंतन। तीसरा ऑप्शन है वास्तविक जीवन
संदर्भ की चुनौतियाँ, अवसारी चिंतन। और चौथा ऑप्शन है संदर्भ रहित परिदृश्य, घोषणात्मक ज्ञान का अनुप्रयोग। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में पूछा गया है, इन ऑर्डर टू प्रोमोट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स आ टीचर शुड प्रेजेंट डॉट डॉट रिक्वायरिंग डॉट डॉट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। क्रिटिकल थिंकिंग बताइएगा एमंग स्टूडेंट्स क्या प्रमोट करती है। दोस्तों, प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग एमंग स्टूडेंट्स, यह प्रमोट करती है खुले अंत वाले प्रश्न यानी अपसारी चिंतन को। तो याद रखिएगा कि विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को समुन्नत करने के लिए अध्यापक को खुले अंत वाले प्रश्न जिनमें अपसारी चिंतन शामिल है प्रस्तुत करने चाहिए। दोस्तों, बात करते हैं खुले अंत वाले प्रश्नों की, जिनके उत्तर एक से अधिक होता है। जिस प्रश्न का उत्तर एक से अधिक बच्चा देने में समर्थ होता है, यानी ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए बच्चे से जिससे कि वह एक से अधिक उसके आंसर बता सके, उन्हें ही कहते हैं खुले अंत वाले प्रश्न। तो यही इसका राइट आंसर है, यानी ओपन एंडेड क्वेश्चन डाइवर्जेंट थिंकिंग, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन। ऑप्शन है पहला मानकीकृत, यहाँ पर आपसे पूछा गया है फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी डन, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। ऑप्शन है पहला मानकीकृत परीक्षणों के समूहों का उपयोग करके। दूसरा ऑप्शन है एक विशेष शिक्षक द्वारा, ना कि एक सामान्य शिक्षक द्वारा। तीसरा ऑप्शन है नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ। और चौथा ऑप्शन है केवल सत्र की शुरुआत और अंत में ही करना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया कि रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, यह इसका सही उत्तर है। रेगुलरली इन कोलैबोरेशन विथ स्टूडेंट्स, यह इसका सही उत्तर है। तो दोस्तों, रचनात्मक आकलन किस प्रकार किया जाना चाहिए, नियमित रूप से विद्यार्थियों के सहयोग के साथ, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे, समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, पहला ऑप्शन है समता, जिसे इक्विटी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन है समानता, इक्वलिटी। तीसरा ऑप्शन है पक्षपात, प्रीजुडिस। और चौथा ऑप्शन है पृथक्करण, जिसे कहते हैं सेग्रीगेशन। बताइएगा दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि समावेशी शिक्षा के अनुसार सभी विद्यार्थी अपनी सर्वोत्तम क्षमताओं को प्राप्त कर सकें, यह सुनिश्चित करने के लिए किन सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। दोस्तों, इसका राइट आंसर है समता। समता का पालन करना चाहिए, यानी इक्विटी का पालन करना चाहिए, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे, डिस्प्रैक्सिया इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफिकल्टीज इन। बताइएगा डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है। यहाँ पर पूछा गया है गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है, यानी डिस्प्रैक्सिया। ऑप्शन है पहला पाठ्य विषय वस्तु पढ़ने से संबंधित है, या फिर तथ्यों को याद रखने से संबंधित है, या शारीरिक अंगों के समन्वयन से संबंधित है, या अंकों के प्रकलन से संबंधित है। बताइएगा किस कठिनाई से संबंधित है। गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाई से संबंधित है। दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, शारीरिक अंगों के समन्वयन से संबंधित है, जिसे कहते हैं दोस्तों डिस्प्रैक्सिया। तो दोस्तों, डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित होती है, फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स, यह इसका राइट आंसर है। दोस्तों, कभी कभी क्या होता है, यानी आप अगर इंग्लिश से करते हो तो आपके क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा सही जाएंगे अगर आप इंग्लिश की तरफ से करते हो, क्योंकि हिंदी इतनी टफ कर देते हैं सीटेट में कि आप पकड़ नहीं सकते। तो दोस्तों, कोशिश करिएगा कि आप इंग्लिश की साइड से ज़्यादा प्रश्नों को पकड़ें, तो आपको आंसर तुरंत मिलेगा। तो डिस्प्रैक्सिया इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू डिफ़िकल्टीज इन
फिजिकल कोऑर्डिनेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। अवकथन दिया हुआ है, सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और यहाँ पर कार्ड दिया हुआ है, समावेशन की अवधारणा में अधिगम अक्षमता वाले बच्चे तो शामिल हैं, परंतु इसमें भावात्मक कठिनाई से जूझ रहे बच्चे शामिल नहीं हैं। दोस्तों बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। दोस्तों इसका राइट आंसर है ए सही है लेकिन आर गलत है। सभी विद्यार्थियों के समावेशन को सुनिश्चित करने के लिए कक्षा में ज्ञान के प्रतिनिधित्व के विविध प्रकारों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यह इसका राइट आंसर है लेकिन आर गलत है। अगला प्रश्न देखेंगे। यद्यपि ऑटिज्म की स्थिति यथेष्ट रूप से भिन्न भिन्न होती है, तथापि ऑटिज्म ग्रसित विद्यार्थी प्राय किसमें अच्छे होते हैं। ऑप्शन है पहला, लंबे समय तक आंख से संपर्क बनाए रखने में। दूसरा ऑप्शन है अपरिचितों के साथ संप्रेषण में। तीसरा ऑप्शन है दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में। और चौथा ऑप्शन है विस्तृत तथ्यात्मक जानकारी को याद रखने में। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में दिया हुआ है, वाइल द कंडीशन ऑफ ऑटिज्म वेरीज कंसिडरली येट स्टूडेंट विथ ऑटिज्म आर ऑफन गुड एट। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है तीसरा, दिनचर्या में बार बार आने वाले परिवर्तनों के प्रति समंजन में। यह इसका राइट आंसर है। एडजस्टिंग विथ फ्रीक्वेंट चेंजेस इन देयर रूटीन, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। रचनात्मक बच्चों की एक पहचान विशेषता यह है कि ऑप्शन है पहला, वे मानदंडों के अनुरूप ही कार्य करते हैं। वे दूसरे की नकल करना पसंद करते हैं। तीसरा ऑप्शन है वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं, उनकी ध्यान अवधि कम होती है। बताइएगा रचनात्मक बच्चों की एक पहचान की विशेषता क्या होती है। एन आइडेंटिफाइंग करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ क्रिएटिव चिल्ड्रन इज दैट। बताइएगा रचनात्मक बच्चों की एक पहचान की विशेषता क्या होती है इनमें से। दोस्तों इसका राइट आंसर बताइएगा। इसका राइट आंसर है तीसरा, वे स्वतंत्र रूप से सोचते हैं। यह रचनात्मक बच्चों की एक पहचान होती है। अगला प्रश्न देखेंगे। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम डॉट डॉट से डॉट डॉट की ओर होना चाहिए। ऑप्शन है पहला, जटिल से सरल। दूसरा ऑप्शन है सामान्य से विशिष्ट। तीसरा ऑप्शन है अमूर्त से मूर्त। और चौथा ऑप्शन है सांकेतिक से अनुप्रीतात्मक। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। सांकेतिक से अनुप्रीतिकात्मक, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर है सामान्य से विशिष्ट। बच्चों के सम्मुख विचार बिंदु प्रस्तुत करते समय सही क्रम सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सामान्य से विशिष्ट की ओर होना चाहिए, जो कि राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी। बताइएगा दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, रूपांतरण का सृजन। दूसरा ऑप्शन है पहले की जानकारी को नए प्रश्न के लिए प्रयुक्त करना। तीसरा ऑप्शन है उप अवधारणाओं के मध्य संबद्धता को कार्यान्वित करना। चौथा ऑप्शन है अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा।
आपको दोस्तों यहाँ पर पूछा गया था आपसे, एक अध्यापिका विद्यार्थियों द्वारा सृजित ज्ञान की समझ और स्मृति को बल देना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इंग्लिश में पूछा है आपसे, आर टीचर वांट टू डीपेन द अंडरस्टैंडिंग एंड मेमोरी ऑफ नॉलेज कंस्ट्रक्टेड बाय द स्टूडेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी विल नॉट बी इफेक्टिव फॉर द पर्पज? दोस्तों इसका राइट आंसर है दूसरा, अप्लाइंग द इंफॉर्मेशन टू न्यू प्रॉब्लम्स। यह इसका राइट आंसर है, जो कि यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी, तो दूसरा ऑप्शन है पहले की जानकारी को नए प्रश्नों के लिए प्रयुक्त करना। यह इसका राइट आंसर है, यानी गलत ही आपका सही उत्तर है। दोस्तों दूसरा इसका आंसर नहीं है, राइट आंसर इसका है चौथा, जो कि नहीं है। कौन सी युक्ति प्रभावशाली नहीं होगी? अप्रासंगिक जानकारी को प्रासंगिक जानकारी के साथ सम्मिलित करना, यह इसका राइट आंसर है। तो चौथा ऑप्शन सही है, ना कि दूसरा। तो राइट आंसर कर लीजिएगा, चौथा सही है। अगला प्रश्न देखेंगे। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। यह अवकथन दिया हुआ है और कार्ड दिया हुआ है। अब संज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। ऑप्शन दिया हुआ है दोस्तों, पहला ए और दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या करता है। दूसरा ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ए सही है लेकिन आर गलत है। और चौथा ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि एक शिक्षक को विद्यार्थियों को अपनी चिंतन प्रक्रियाओं के बारे में और अपने सीखने के तरीकों के बारे में सोचने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। और इसका कार्य था अधिसंज्ञान उच्च क्रम के संज्ञानात्मक कौशलों के विकास में मदद करता है। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों मेरे ख्याल से इसका राइट आंसर होगा दूसरा, ए और आर दोनों सही हैं लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बताइएगा कमेंट बॉक्स में क्या होना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे। कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान सोचता है और अक्सर नवाचारी समाधानों को सुझाता है। यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? ऑप्शन है पहला अपसारी सोच, दूसरा ऑप्शन है अवसरण सोच, तीसरा ऑप्शन है नकारात्मक सोच और चौथा ऑप्शन है तर्कहीन सोच। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों जब कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान यानी सोचते हैं तो उसे क्या कहते हैं? ऐसी सोच को क्या कहेंगे? अक्सर नवाचारी समाधान को सुझाता है और यह किस तरह की सोच का उदाहरण है? दोस्तों इसे कहते हैं अपसारी सोच। क्या कहते हैं? इसे कहते हैं अपसारी सोच या अपसारी चिंतन। दोस्तों जब कर्ण हमेशा किसी भी समस्या का एक से अधिक समाधान कर लेता है तो उसे कहते हैं अपसारी सोच। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है? ऑप्शन है पहला विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना। दूसरा ऑप्शन है विषय सामग्री को इस प्रकार से प्रस्तुत करना जिससे कि विद्यार्थी उस ज्ञान को दैनिक जीवन में उपयोग करने का प्रयास ना कर पाएँ। तीसरा ऑप्शन है अवधारणाओं को इस तरीके से पढ़ना जिससे कि
विभिन्न उपधारणाओं में संबद्धता स्थापित ना हो सके। चौथा ऑप्शन है ज्ञान के दोहराव पर बल देना चाहिए और समझ के लिए उत्कंठा को कम से कम करना चाहिए। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। अधिगम प्रभावशाली और अर्थपूर्ण हो, इसके लिए क्या महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, विद्यालय में हो रहे अधिगम और विद्यालय के बाहर के जीवन के बीच संबद्धता स्थापित करना है, यह इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, कक्षा के प्रवेश शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि वे विद्यार्थियों में डॉट डॉट के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। दोस्तों इसका राइट आंसर है पहला, जिज्ञासा। जिज्ञासा इसका राइट आंसर है। कक्षा के प्रवेश शिक्षा शास्त्रीय प्रविधियों और आकलन की विधियों का चयन इस प्रकार से करना चाहिए कि विद्यार्थियों में जिज्ञासा के उन्नयन को सुनिश्चित कर सकें, यह इसका राइट आंसर है।